जादुई फ्रॉक के पेड़ का जादू। कंचन की कॉलेज की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। उसके माँ पिताजी को फिक्र थी तो बस इस बात की कि जल्दी से जल्दी कंचन के हाथ पीले हो जाए और उन्हें जल्द ही करण नाम का लड़का मिल जाता है। करण बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन वह कुशल बिजनेसमैन था। उसने हाल ही में एक फ्रॉक का शोरूम खोला था। कंचन बिटिया, जल्दी से तुम तैयार होके आ जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं आज। माँ, लड़के वाले? क्यों माँ, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? अभी अभी तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई है। अभी तो मुझे जॉब की तैयारी करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। बंद कर अपनी बकवास। अब क्या तू कमाएगी? अरे हमारे खानदान में आज तक किसी ने लड़कियों की कमाई नहीं खाई है और करण अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जा चुपचाप तैयार हो जा, करण आता ही होगा। कंचन उदास मन से तैयार होने चली जाती है। थोड़ी ही देर में करण कंचन से मिलने उसके घर आता है। करण होनहार होने के साथ साथ दिखने में भी बहुत ही अच्छा था। करण की बात करने की शालीनता देखकर कंचन की माँ को भी करण बहुत ही अच्छा लगता है और वे लोग लड़का लड़की को आपस में बात करने के लिए थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। कंचन, क्या हुआ? क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूँ या कोई और बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो मैं जान सकता हूँ यह चांद सा चेहरा मुरझाया क्यों है? कंचन, तुम भी बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारे जैसे जीवन साथी को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। ठीक है, तो अब रिश्ता पक्का हुआ। जी माँ जी, वैसे तो मुझे रिश्ते की बात खुद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ माँ जी, घर में मेरे सिवा कोई नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो बेटा, हम है ना। ये लो मिठाई, मुंह मीठा करो। फिर कुछ ही दिनों में करण और कंचन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। करण का काम भी अच्छा खासा चल रहा था, इसलिए वह सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से घर आता। इधर कंचन घर के कामों में व्यस्त हो जाती और शाम को करण के आने का इंतजार करने लगती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कंचन घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसे 2-3 बार चक्कर आता है और वह बेहोश होते होते बचती है। कंचन घर का काम खत्म कर पास के ही डिस्पेंसरी में चेकअप कराने चली जाती है। और बताओ कंचन, और क्या हो रहा है? डॉक्टर, उल्टी भी कई बार आ चुकी है, खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे समय में ऐसे ही होता है। तुम्हें अभी अपना खास ध्यान रखना होगा। क्यों डॉक्टर? अरे बुद्धू, तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर कंचन फूली नहीं समाती है। वह खुशी खुशी वहाँ से घर आ जाती है और थोड़ी ही देर में करण भी घर आ जाता है। बधाई हो जी, आप पापा बनने वाले हैं। यह सुनकर करण खुशी से झूम उठता है। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अपने पति को इतना खुश देखकर कंचन को भी बहुत अच्छा लगता है। कंचन, तुम नहीं जानती कि मैं आज कितना खुश हूँ। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अब देखना मैं तुम दोनों के लिए कैसे दिन रात मेहनत करता हूँ, ताकि तुम्हें और मेरे होने वाले बच्चे को कभी तकलीफ ना हो, कभी कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़े। अगले दिन, कंचन, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। रात को थोड़ी देर हो जाएगी तो तुम खाना खा के सो जाना। अब आप और देर से आओगे? अरे मैं कहती हूँ, इतना ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है जी? जरूरत है कंचन, तभी तो मैं अपने बच्चे के आने वाले कल को बेहतर बना सकता हूँ। शादी का सीजन चल रहा है, रात में ज्यादा काम होता है। देर तक दुकान खोलूंगा, 4 से 5 जोड़ी फ्रॉक एक्स्ट्रा बिकेंगे। इससे तो हमारा ही फायदा होगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन करण रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा था, पर कहते हैं ना, अनहोनी को कौन रोक पाता है। वह काली और तूफानी रात थी। करण बार बार दुकान के बाहर आकर तूफान थमने का इंतजार करता, लेकिन तूफान की थमने का नाम ही नहीं ले रहा था।
ये कैसा तूफान है, लगता है कोई कयामत आने वाली है। मुझे जल्दी ही घर के लिए निकलना चाहिए। तेज बारिश और तूफान की वजह से करण घर नहीं जा पा रहा था। वह वही दुकान में बैठकर बारिश थमने का इंतजार कर रहा था, लेकिन नियति को कहाँ यह सब मंजूर था। करण का दुकान में बैठे बैठे ही आंख लग जाता है और वह गहरी नींद में सो जाता है। तभी हवा का एक झोंका आता है और दुकान में रखा मंदिर का दिया फ्रॉक पर गिर जाता है। और फिर क्या था, देखते ही देखते दुकान में आग चारों तरफ फैल जाती है और आग अपने साथ पूरी दुकान को अपने आगोश में ले लेती है। इतना ही नहीं, इस आग में करण भी पूरी तरह से फंस चुका होता है। जब उसकी आंख खुलती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। आग उसके चारों तरफ फैली होती है और वह उसी आग में जलकर अपना दम तोड़ देता है। इधर इन सब बातों से बेखबर कंचन की जब सुबह नींद खुलती है, अरे मेरी आंख कैसे लग गई और ये तूफान चला गया क्या? वह बालकनी से बाहर जाती है। बिल्कुल शांत मौसम था, लेकिन रात में जो उसकी जिंदगी में तूफान आया, वह उससे बेखबर इधर उधर अपने पति करण को ढूंढने लगती है। तभी कंचन का कोई दरवाजा खटखटा रहा था। कंचन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आखिर इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? वह जल्दी से दरवाजा खोलती है। काका, आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना काका? इतना सुनते ही काका रोते रोते रात की सारी घटना कंचन को बताते हैं। काका, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? आपको जरा भी अंदाजा नहीं? मेरे पति करण तो मेरे घर में है। करण, आइए ना बाहर और बता दीजिए काका को ये झूठ बोल रहे हैं। करण, आप सुन रहे हैं ना? आइए ना और समझाइए काका को ये क्या बोले जा रहे हैं। करण, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कंचन फूट फूट कर रोने लगती है। काका कंचन को हौसला रखने का बोलकर चले जाते हैं। करण के गुजर जाने के बाद कंचन बिल्कुल अकेली हो जाती है। वह भी अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन कोख में पल रहे बच्चे के बारे में सोचकर कंचन जीने का फैसला करती है और वह बहुत ही जल्दी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। करण, देख रहे हो ना हमारी कितनी प्यारी सी बेटी हुई है। अगर आज आप होते तो आज आप कितने खुश होते। तभी कुछ लोग वकील के साथ कंचन के घर आते हैं। कंचन, हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, करण का जो शोरूम जला उसे बनाने के लिए करण ने बैंक से 50 लाख रुपए लोन लिया था। अब तो वो रहा नहीं। अब हम इस घर को नीलाम करने जा रहे हैं। तुम अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लो। हम तुम्हें 10 दिन की मोहलत दे रहे हैं। इतना बोलकर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। हे ऊपर वाले, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? सबसे पहले तो तुमने मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब यह घर भी मुझसे छीन लेना चाहता है। अब मैं इस मासूम बच्ची को लेकर आखिर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो मुझे यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं डरूंगी। मैं काम करूंगी और अपनी बेटे के लिए जीऊंगी। कंचन रोते रोते अपने घर से निकल जाती है। पूरे दिन भटकने के बाद भी कंचन को कहीं काम नहीं मिलता है। इधर कंचन की बेटी भूख से तड़प रही थी। वह लगातार रोए जा रही थी। भैया, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मैं आपके पैसे बाद में आपको लौटा दूंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ भैया, मेरी मदद करो। कंचन पर तरस खाकर वह दूध वाला कंचन को थोड़ा सा दूध दे देता है। कंचन उस दूध को अपनी बेटी को पिलाकर खुद भूखे पेट वहीं पार्क में सो जाती है। अगले दिन भी कंचन काम की तलाश में हर जगह घूमती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। भैया, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा दूध और दे दीजिए, मेरी बेटी बहुत भूखी है, प्लीज भैया। तेरा रोज रोज का यही ड्रामा है। कोई दूध नहीं है यहाँ पे। चल भाग यहाँ पे। अब जब पैसे लेके आना फिर दूध ले जाना, समझी? पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं। जाओ यहाँ से।
कंचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपनी बेटी को मंदिर की सीढ़ियों पर रोता छोड़कर वहाँ से नदी की तरफ भागती है। मुझे माफ कर देना करण, मैं तुम्हारी बेटी को इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ रही हूँ। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही है। मैं अब नहीं जीना चाहती। जब मैं अपने बच्चे का पेट तक नहीं भर पा रही हूँ तो यह जीवन भला किस काम का। मुझे मर जाना चाहिए। मैं आ रही हूँ करण। कंचन नदी में कूदने ही वाली थी, तभी वह देखती है एक बूढ़ी औरत पानी में डूब रही थी। अरे, मुझे इस अम्मा को पानी में डूबने से बचाना होगा, वरना ये डूब जाएगी। कंचन बिना सोचे समझे पानी में कूदकर किसी तरह से अम्मा को पानी से बाहर ले आती है। अम्मा, आप कौन हैं और आप नदी में कैसे डूब रही थी? तभी वह अम्मा एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। कंचन, मैं परी हूँ, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। कंचन, तुम बहुत ही बहादुर और नेक दिल लड़की हो। तुमने मेरी जान बचाई है, पर तुम यहाँ क्या कर रही थी? यह नदी तो बहुत ही गहरी है। तुम्हें डर नहीं लगा? मुझे बचाते हुए अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब इससे ज्यादा मेरे साथ क्या ही बुरा हो सकता है परी जी। मैं तो खुद इस जीवन से परेशान हो चुकी हूँ। मैं अब नहीं जीना चाहती, मैं तो मरना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कहते कंचन, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जिंदगी से संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। वैसे तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ। कंचन परी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनने के बाद परी कहती है, कंचन चलो मेरे साथ, जाओ पहले अपनी बेटी को लेकर यहाँ आओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। कंचन भागते हुए अपनी बेटी को लेकर परी के पास वापस आती है। परी कंचन को अपने साथ एक नाव में बिठाकर एक अद्भुत पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर कीमती फ्रॉक लटके हुए थे, जिसे देखकर कंचन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। फ्रॉक का पेड़, वह भी इस नदी के बीच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ कंचन, तुमने अपने जीवन के इतनी छोटी सी उम्र में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब रोने की घड़ी खत्म हुई। मेरी बच्ची, तुम्हारा पति करण ऊपर स्वर्गलोक में हर दिन भगवान से तुम्हारी और अपनी बेटी के लिए दुआ करता है, और आज उसकी दुआ कबूल हुई और यह मेरे द्वारा ही पूर्ण होगी। यह सब सुनकर कंचन की आंखें नम हो जाती है। मरने के बाद भी वह हमारी इतनी चिंता करते हैं। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि वह जहाँ रहे वहाँ खुश रहे। कंचन, अब तुम जल्दी से इस पेड़ के सारे फ्रॉक तोड़ लो, और उसके बाद क्या करना है तुम्हें पता ही होगा। परी के कहे अनुसार कंचन उस फ्रॉक के पेड़ से सारे फ्रॉक को तोड़ लेती है और उसे नाव में रख लेती है। नाव कंचन को किनारे ले आती है। कंचन उस फ्रॉक को लेकर बाजार में बेच देती है। फ्रॉक बहुत ही अच्छे और महंगे होने के कारण कंचन को उसके बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ऐसे ही कंचन हर रोज जादुई फ्रॉक के पेड़ से फ्रॉक को तोड़कर उसे बाजार में बेचा करती है, जिसके उसे बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। कंचन अपनी बेटी की परवरिश करने के साथ साथ अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छे से ध्यान देती है। फ्रॉक बेचकर वह जो भी कमाती, कंचन उसे इकट्ठा कर जल्दी ही अपना एक बहुत बड़ा फ्रॉक का शोरूम खोलती है। दुकान बहुत ही बढ़िया चल रहा था। अब कंचन के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कंचन ने अपने और अपनी बेटी के लिए एक आलीशान घर बनवाया और अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की। आज कंचन शहर की सबसे मशहूर बिजनेस वूमेन बन चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।